नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेवाड़ क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे और हमने आपको कहा था और आज वापस सूचना कर देता हूं मैं आपसे कि हम पशु पशु परिचर के पार्ट बी की एक रोज एक वीडियो अपलोड हो रही है लाइव फ्लॉग क्लासरूम में। जिस तरह से हमारे यहाँ बैच चल रहे हैं उस बैच की वीडियो लाइव फॉर्म क्लासरूम आपको अपलोड मिल रही है। उन वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखें, अपने साथियों को शेयर करें और हमारा एक हौसला बढ़ाएं। हम पार्ट बी की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे जो हम पार्ट बी की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी इतिहास से। और इतिहास से जो जर्नी स्टार्ट हुई उसको हम बंद नहीं करेंगे। हाँ, कुछ टाइम पहले या कुछ समय तक हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, लेकिन अब आपके सामने पुनः आ चुके हैं। हम इतिहास की भी कुछ वीडियो अपलोड करते रहेंगे। इतिहास और पार्ट बी की वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। और जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, पशु परिचर का कोर्स कंप्लीट होने के बाद इसके एमसीक्यूज विद डिटेल्स भी हम अपलोड करेंगे, लाइव रहेंगे, ताकि आपकी तैयारी को हम और बेहतर बना सके। अगर आपकी और भी कोई तैयारी की आवश्यकता हो या आपकी कोई नीड हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम आपकी हर समस्या का समाधान वहां पर कर देंगे। ठीक है, तो आज अपनी इस जर्नी को वापस पुनः प्रारंभ करते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है आपकी किसान आंदोलन। क्या नाम है साथियों? किसान आंदोलन। देखो, होता क्या है बेटा कि भाई पढ़ते सब है, पढ़ते सब है, लेकिन जो नंबर कटते ना वो छोटी छोटी गलतियों की वजह से कटते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि हमें पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उससे ज्यादा आप मैटर पढ़ने लग जाओ, वो भी नहीं चाहिए। आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। पशु परिचय में या फिर किसी भी एग्जाम में बोल दूं मैं आपसे, इसके एक से दो क्वेश्चन फिक्स है। जो इसके फिक्स है कि भाई आएंगे ही आएंगे। राजस्थान का इतिहास जिस सब्जेक्ट में लगता है, जिस पेपर में लगता है और जिस पेपर में टॉपिक लगता है, वहां से इसके एक से दो प्रश्न बनने की संभावना पूर्णतया है। ज्यादा नहीं, दो तीन क्लासों का मैटर है। बैठेंगे, सोल्व करेंगे, समझेंगे और इसको हम क्लियर कर लेंगे। तो शुरुआत करने से पहले हमें जान ले कि भाई ये होता क्या है, क्यों हुआ। तो बेटा, किसान आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि किसानों द्वारा किया गया आंदोलन। इसका अर्थ तो यही है, किसानों द्वारा किया गया आंदोलन। लेकिन क्यों हुआ सर? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आंदोलन कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहा होगा। कोई फालतू में तो कोई आंदोलन करता नहीं है, कोई ना कोई रीजन रहा होगा। हो सकता है कि वो रीजन सही हो सकता है वो रीजन गलत हो। दोनों चीजें पॉसिबल है। तो हम आज बात करेंगे किसान आंदोलन है क्या और ये क्यों किया गया। तो क्या है उसमें? तो सिंपल सी बात है, किसानों द्वारा किया गया आंदोलन, द्वारा किया गया आंदोलन। किसके द्वारा किया गया है? किसानों द्वारा किया गया आंदोलन। क्या है? किसान आंदोलन। लेकिन क्यों किया गया? प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न यहां से बनता है कि किसान आंदोलन क्यों हुए। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम किसी के खिलाफ आंदोलन करोगे तो क्यों करोगे भाई? कहीं ना कहीं उसके प्रशासन में या उसकी व्यवस्था में आपको कहीं ना कहीं कमी दिखेगी। तो बस यहां पर भी ऐसा ही है। और जितने भी किसान आंदोलन हुए उनके पीछे सबसे बड़ा हाथ रहा है कर या टैक्स का, या इसी को बोल देते हैं हम लाग बाग। क्यों रहा है? क्योंकि अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई आपको हर एक चीज का टैक्स देना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर यार ये क्या बात हो गई, हर चीज का भी टैक्स कोई देता है क्या? जिस तरह से हमारी सरकार के पास पहले अनेक प्रकार के टैक्स हुआ करते थे, जैसे सरकार चेंज हुई, सरकार आई, उन्होंने सभी टैक्स को हटा दिया और केवल एक टैक्स रहने दिया, जिसका नाम क्या है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो वैसे ही कुछ टैक्स है
जो टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, तब किसानों ने कहा कि भाई अब हम इस टैक्स को पे नहीं कर सकते हैं, आप कुछ भी कर लो, अब हम आंदोलन करेंगे। तो इसी कारण से क्या हुए हैं, आंदोलन हुए हैं। क्या हुए हैं, आंदोलन हुए। अब टैक्स के नाम आते हैं, कितने प्रकार के टैक्सेस थे, तो 84 टाइप्स के क्या थे आपके पास टैक्सेस थे, लेकिन कौन कौन से थे, तो कुछ नाम आते हैं, जैसे एक का नाम आता है कुंता टैक्स, एक आता है लाटा, एक आता है चंवरी, और एक आता है तलवार बंदाई। इन कर के बारे में आपको ढंग से देखना पड़ेगा कि भाई ये कौन कौन से कर है। पहला कौन सा है, कुंता, दूसरा लाटा, तीसरा चंवरी, और चौथा तलवार बंदाई। चारों का समझ में आए। अब देखते हैं एक एक को कि भाई कर कौन कौन से हैं। तो पहला कर लेने पर कुंता कर। ध्यान रखना साथियों, कुंता है, कुत्ता मत कर देना, कुत्ता नहीं है कुंता है, ठीक है ना। कुंता कर क्या है, देखो कर जितने भी लगते हैं ना, मैक्सिमम कर किस पे लगते हैं, आजकल तो हर चीज पे कर हैं, लेकिन पहले उत्पादन के लिए केवल एक ही चीज हुआ करते हैं, जिसका नाम था फसल। तो फसल के ऊपर लगेंगे मैक्सिमम टैक्स, तो लगना ही है। जो चीज है उसी पर तो टैक्स लगेंगे, जो चीज है ही नहीं उसके ऊपर टैक्स कौन देगा। मैं आपसे कहूं आप बिजनेसमैन है तो आप टैक्स देंगे, आप बिजनेसमैन नहीं है तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि आप इस बिजनेस का टैक्स मुझे दो, नहीं दे सकते अपन। तो कुंता और एक कर आपका है लाटा, दोनों कर एक दूसरे से संबंधित हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, दोनों कर एक दूसरे से संबंधित है। एक तो क्या होगा, कोई आएगा आदमी देखेगा कि यार मानना कि तूने 5 बीघे में फसल बो रखी है, क्या बो रखी है, फसल, और फसल किसकी बो रखी है, तूने गेहूं की बो दी, या फिर वर्तमान में ट्रेंडिंग है लहसुन, तुमने इसकी फसल बो दी, कितने बीघा में, 5 बीघा में। अब समझना क्या होगा, कुंता कर ये कर था कि भाई आपने फसल बोई, फसल दिख रही है अच्छी, अभी तक आपने काटी नहीं है, उसको निकाला नहीं है, अभी तक पकी भी नहीं है, उसको देखा, और जो कर लेने आया उसने कहा कि भाई चलो कोई नहीं, मुझे तू 15 बोरी भिजवा देना। कितनी बोरी, 15 बोरी। अगर ये फसल इतनी अच्छी होती तब तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे दिख रही थी वैसी कोई दिक्कत नहीं। मान लो उसने कहा 15 बोरी भिजवाना है, मतलब अब आपकी फसल अच्छी होए, खराब होए, ओलावृष्टि हो जाए, चाहे कुछ भी हो, अब आपको फसल इतनी देनी पड़ेगी। ये कौन सा करें, कुंता करें, जो खड़ी फसल में लगता है। कौन सी फसल में, खड़ी फसल में लगता है, वो कौन सा कर है, कुंता कर है। कौन सा कर है, कुंता। कुंता कर खड़ी फसल में लगने वाला जो कर है वो कौन सा है, कुंता। लेकिन मान लो आपकी फसल को आपने कटाई कर दी, क्या कर दिया आपने, कटाई, और कटाई करने के बाद आपका ढेर देख लिया किसी ने, जो कर लेने वाला है उसने ढेर देख लिया कि भाई इतना ऊंचा ढेर है, चलो कोई नहीं, तुम मेरे को इतना बोरी दे देना। ये कौन सा कर है, लाटा कर है। कौन सा करे, लाटा। जैसे मान लो, माना कि आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, कितने कमाते हैं, 1 लाख रुपए कमाते हैं, ये आपकी हर साल की औसत आय रहती है आपके बिजनेस से, कोई नौकरी नहीं है, बिजनेस से। और मैं आता हूं और मैं कहता हूं कि भाई 1 लाख में से तू मुझे 30,000 रुपए हर वर्ष देगा, हर वर्ष मुझे 30,000 रुपए देगा, बिजनेस है। तुमने बोल दिया इस बार मेरे 1 लाख रुपए कमाई हुई, 30,000 तेरे को दे दूंगा, चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ आपको सेवाएं भी प्रदान करूंगा कि आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी, या फिर कोई भी आपको जरूरत पड़ेगी तब मैं साथ दूंगा आपका, लेकिन कह दिया भाई दे देंगे 30,000 रुपए। और माना कि अगले ही महीने, नेक्स्ट मंथ, आपकी इनकम ही 40,000 हुई है, फिर भी आपको मुझे कितने देने हैं, 30,000, कितना बचा, 10,000 रुपए। और माना कि नेक्स्ट मंथ आपकी इनकम ही 20,000 हुई है, लेकिन फिर भी मुझे कितने देने हैं आपको, 30,000 देने हैं। ये कौन सा कर है, कुंता कर है। मतलब खड़ी फसल पर जो देख के बोल देंगे भाई इतना ही है तेरी, इतना मुझे दे दे, वो कौन सा है, कुंता कर है। जबकि लाटा क्या है कि भाई इतना नहीं, आप कटाई कर लो, कटाई के बाद आप इकट्ठे कर लो फसल को, कितनी होगी उसमें से मैं मेरे डिसाइड करके ले लूंगा, वो कौन सा कर है आपका, लाटा कर है। फिर एक कर का नाम आता है चमरी। कौन सा करे, चमरी कर। भाई जी वो कर तो ना तबाही एक तरह से, मतलब कि आप सोच लो, जय मान लो आपका घर में आपकी बहन है, बहन की शादी करेंगे ना,
बहन की शादी करोगे तो शादी करने के लिए शादी से पहले चौरी या मंडप बनता है। क्या बनता है? चौरी या मंडप। मतलब कि आपके घर में शादी है आपकी बहन की, तो आपको चौरी बनानी पड़ेगी, मंडप बनाना पड़ेगा, और चौरी बनाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? मुझे टैक्स देना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। मान लो तुम्हारी 5 बहनें। कितनी बहनें? 5 बहनें। मतलब घर में 5 शादियां हैं। 5 शादियां हैं, आपकी स्थिति बहुत कमजोर है, लेकिन आपको 5 बार चौरी बनानी पड़ी माना की, तो आपको 5 बार चौरी टैक्स देना पड़ेगा। कितनी बार? 5 बार। तो ये आपका था चौरी कर। चौरी कर क्या है? किसी स्त्री या महिला या फिर किसी लड़की के विवाह पर चौरी बनाने हेतु जो टैक्स दिया जाता था, वो कौन सा टैक्स था? आपका चौरी टैक्स या चौरी कर था। एक कर आता है बढ़िया सा आगे, उसका नाम है तलवार बंधाई। क्या नाम है? तलवार बंधाई। अब इसको देखते हैं क्या है ये। अब तलवार कौन बांधता है? माना कि हम मेवाड़ की बात करें, तो मेवाड़ में कोई महाराणा बना नया, कोई नया महाराणा बना, तो नए महाराणा बनते समय क्या होगा? उस नए महाराणा की तलवार बंधाई की जाएगी। क्या की जाएगी? तलवार बंधाई। अब तलवार बंधाई में क्या होगा? अपने सारे सामंतों को बुलाएगा। अपने सारे सामंतों को बुलाएगा। जैसे कि मान लो तुम हो, तुम्हारा प्रमोशन कर दिया गया। माना कि तुम क्या थे? एक जॉब करते थे छोटी जगह से, छोटी सी जगह पर जॉब करते थे, तुम्हारा प्रमोशन कर दिया गया, अब तुम मैनेजर बन गए हो। तो क्या करोगे तुम? उन सबको इनविटेशन दोगे ना। अब इनविटेशन दोगे तो क्या होगा? वो सब आदमी आपसे मिलने आएंगे और आपको कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देंगे। अब गिफ्ट देंगे कहां से? उनके पास पैसा होगा तो देंगे ना। अब ये सारे कर लगाता कौन है? लगाता कौन है? सामंत लगाता है। कौन लगाता है? सामंत। और सामंत कौन होता है? तो समझ लो कर कैसे वसूला जाता है, समझना। कोई ग्रामीण आदमी है। कौन है? ग्रामीण। ग्रामीण आदमी जिसको कर देगा वो बंदा है सामंत। क्या है वो? सामंत या जागीरदार। और वो जो जागीरदार है वो आगे टैक्स देगा किसको? राजा को, या फिर किंग को, या महाराणा राणा जो भी है उनको टैक्स देगा। वैसे टैक्स का डिसाइड करने का काम किसका है? राजा का है। राजा टैक्स डिसाइड भी करता है, लेकिन सामंत क्या करते हैं? कभी कभी अपनी मर्जी से ज्यादा टैक्स बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? ज्यादा टैक्स बढ़ा देते हैं। तो अब सामंत, मान लो राजा नया बना, तो सामंत क्या करेगा? उसके राजा बनने पर जाएगा ना। राजा बनेगा तो जाएगा, उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट करेगा। अब गिफ्ट करेगा तो सामंत के पास पैसा कहां से आएगा? किससे लेगा वो? ग्रामीण से लेगा ना। ग्रामीणों से लेगा, मतलब ग्रामीणों से पैसा लेगा कौन? सामंत। और सामंत किसको देगा फिर? अगला राजा को देगा। तो ये क्या है? एक प्रोसेस है पूरी। और जो सामंत जो है नया राजा बनने पर, नया राजा बनने पर जो कर ऐड होता है उसे क्या बोलते हैं? तलवार बंधाई। क्या बोलते हैं? तलवार बंधाई कर। आया समझ में? 4 कर के बारे में बात की हम मैंने केवल। एक तो कौन सा है? पहला कर है कुंता, दूसरा है लाटा, तीसरा है चमरी, और चौथा है तलवार बंधाई। कुंता क्या है? खड़ी फसल पर लगने वाला कर। लाटा क्या है? फसल की कटाई हो जाए उसके बाद जो आप उससे कर लोगे वो कौन सा है? लाटा। फिर पड़ा अपने चौरी, मतलब किसी भी बच्ची के, महिला के, किसी भी घर में अगर विवाह है लड़की का, तो लड़की के विवाह के लिए जो चौरी बनाई जाती है उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको? टैक्स पे करना पड़ता है। वो कौन सा करे? चौरी करे। फिर पड़ा अपने तलवार बंधाई। जब कोई नया राजा बनता है तो उसको तलवार बंधाई के रूप में कुछ गिफ्ट पहुंचाया जाता है सामंत द्वारा। तो सामंत क्या करता है? उस गिफ्ट का जो खर्चा है वो किससे वसूल लेता है? ग्रामीणों से वसूल लेता है। ये कौन सा कर है? तलवार बंधाई कर। अब तलवार बंधाई करके नाम अलग अलग मिलते हैं अपने को। ये कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है इसको। तो ध्यान रखना, अपने यहाँ इस उदयपुर और जयपुर, मतलब उदयपुर क्षेत्र में इस तलवार बंधाई को बोलते हैं नजराना। क्या बोलते हैं? नजराना। वैसे तलवार बंधाई जो प्रोसेस है ये राजपूतों की नहीं है। किसकी नहीं है ये? राजपूतों की नहीं है। राजपूतों ने ये जो परंपरा है किससे लिए? मुगलों से ली। किससे ली? मुगलों से। मुगलों से एक परंपरा। अब प्रश्न क्या बन सकता है कि वह कर या वह परंपरा जिसके द्वारा या जिसके कारण किसान आंदोलन हुए, तथा वो किससे ली गई है? मुगलों से ली गई। तो वो कौन सी परंपरा है जो मुगलों से ली गई है?
जो राजपूतों की नहीं थी, कौन सी है वो? तलवार बंधाई कर। उदयपुर साइड में इसको क्या बोलते हैं? नजराना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नजराना। अब कुछ लोगों ने क्या किया, इसका और नाम चेंज कर दिया। जैसे इसी का एक और नाम मिलता है उत्तराधिकारी कर। कौन सा करे? उत्तराधिकारी। अब यहां से भी क्लियर हो रहा है ना, कोई ना कोई नया राजा बना है, नया उत्तराधिकारी आया है, उत्तराधिकारी आते जो कर ले लिया, कौन सा कर है? उत्तराधिकारी कर। कौन सा है? उत्तराधिकारी कर। और एक बंदे का नाम याद रखना आप, अजीत सिंह। क्या नाम है? अजीत सिंह है, जिसने इस कर का नाम और चेंज किया और बोल दिया उसने ये क्या है? हुकुमनामा है। क्या है? हुकुमनामा। तो प्रश्न पूछ ले कि अजीत सिंह द्वारा चौवरी सॉरी तलवार बंदाई कर का नाम क्या रखा गया, तो हुकुमनामा। जयपुर और उदयपुर साइड में क्या बोलते हैं इसको? नजराना बोलते हैं। इसी का एक और नाम क्या है? उत्तराधिकारी कर है। ये किससे लिया गया है? तो मुगलों से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुगलों से लिया गया है। ये थी छोटी मोटी बातें किसके बारे में? कर के बारे में। किसके बारे में? कर, टैक्सेस के बारे में। अब आते हैं हम आंदोलनों पे। किस पे आते हैं हम? आंदोलनों पे। तो आंदोलन पे आने से पहले अपन देख लेते हैं भाई कौन कौन से आंदोलन हुए होंगे। ये भी जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो जाए हम पढ़ तो लें लेकिन पता चले भाई ऐसे आंदोलन तो कहीं हुए ही नहीं है। तो देखो, कुछ आंदोलनों के नाम याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूं मैं। फर्स्ट दो तो इंपॉर्टेंट ढंग से याद ही कर लो आप। एक तो है बिजोलिया, एक तो क्या आपका? बिजोलिया किसान आंदोलन। एक है बेगू किसान आंदोलन। इन दो को तो ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि इनसे प्रश्न एक तो फिक्स है, और इनमें से भी बिजोलिया से प्रश्न आना संभावना पूर्णतः है कि भाई यहां से तो प्रश्न आएगा ही आएगा। लेकिन और तुमसे पूछ ले तो एक बूंदी का याद रख लेना, फिर एक अलवर का भी है। ये इतने काम के नहीं है, लेकिन ये दो और ये भी, इसमें कांड आएगा वो काम का है आपका, डाबी हत्याकांड नाम से आएगा, पढ़ेंगे अपन आगे। तो ये तीन कर तो, तीन जो आंदोलन है वो तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट। पहला कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। दूसरा बेगू किसान आंदोलन। और तीसरा कौन सा है? बूंदी किसान आंदोलन। आज अपन फर्स्ट वाले को पढ़ते हैं। कौन सा वाले को पढ़ते हैं? प्रथम को। प्रथम कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। अब इसकी बायोग्राफी जानते हैं भाई, क्या चीज है क्या नहीं है। शांति से समझना, लास्ट में लिखा दूंगा या फिर आपको नोट्स में भेज दूंगा। अगर आप किसी को नोट्स चाहिए हो तो कमेंट कर सकता है, मैं उसको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। अब आगे देखते हैं अपन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन, पहली बात तो बिजोलिया आता कहां है? उस समय रियासतें हुआ करती थी और बिजोलिया मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। कहां का था? मेवाड़ रियासत। और मेवाड़ रियासत में एक राजा हुआ है, तुमने पढ़ा होगा इतिहास में, और अपन पढ़ चुके हैं इस चीज को, कि संग्राम सिंह। क्या नाम था उसका? संग्राम सिंह, या इसी को बोलते हैं राणा सांगा। हाँ, वही राणा सांगा जिसके शरीर पे क्या थे? 80-80 घाव। इसको कहा गया सैनिकों का भग्नावशेष, खानवा युद्ध। बिल्कुल सही है। तो वो राणा सांगा जिसने क्या किया है, इस बिजोलिया रियासत को या बिजोलिया ठिकाने को, रियासत नहीं बोलेंगे हम, ठिकाना बोलेंगे एक तरह से, बिजोलिया ठिकाने को अशोक परमार को सौंप दिया था। किसको सौंपा था? अशोक परमार। अब तुम्हें याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। कहां का था ये? जगनेर का। कहां का था ये? जगनेर का। और जगनेर कहां है? उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। जगनेर का बंदा कहां सौंपा इसको? बिजोलिया। क्यों सौंपा गया होगा? कि सांगा के बारे में एक चीज अच्छी याद है, इसने एक युद्ध किया था बहुत तगड़ा सा, खानवा युद्ध। अब कब हुआ था कमेंट कर देना कि भाई कब हुआ था, कमेंट में डाल देना इसकी डेट्स, किसके बीच में हुआ था डाल देना। तो खानवा युद्ध है, हाँ बिल्कुल सही है, 1527 में। तो खानवा युद्ध जो किया गया, उस खानवा युद्ध में जगनेर यूपी से अशोक परमार इनकी सहायता करने आया था। सहायता करने आया, खानवा युद्ध में हार गए। अब हार गए तो अशोक परमार जाए तो जाए कहां वापस? तो इसको कौन सी जागीर दे दी? बिजोलिया की जागीर दे दी गई। तो तुमसे पूछ ले कि बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन है, तो उसका नाम याद रखना, अशोक परमार। क्या नाम है? अशोक परमार। अब आते हैं थोड़ा आगे इसके ऊपर। तो शुरू कब हुआ सर ये? 1, 8, 9, 7।
1897 में शुरू हुआ और 44 साल तक चलेगा। कितने वर्ष तक? 44। तो कितना हो जाएगा? 1941। कितने वर्ष तक है? 44 वर्षों तक। तो अब यहां से प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनता है? सर्वाधिक लंबा किसान आंदोलन, जो सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है? तो ये कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। एक और बात याद रखना, ये पूर्णतः अहिंसात्मक था। किस तरह से था? अहिंसात्मक, मतलब कोई हिंसा यहां पर नहीं हुई, आराम से शांति से आंदोलन किया। और कितने वर्ष तक किया? 44 वर्षों तक किया। कितने वर्ष तक किया? 44 वर्षों तक किया। अब थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। तो मेवाड़ में आता है, और मेवाड़ में भी कहां आता है पूछ ले तुमसे तो याद रखना, भीलवाड़ा। कहां आता है? भीलवाड़ा जिले में आता है। अब थोड़ा और आगे बढ़े अपन। तो जो बिजोलिया ठिकाना था वो फर्स्ट श्रेणी का था। मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का ठिकाना कौन सा हुआ करता था? बिजोलिया ठिकाना प्रथम श्रेणी का हुआ करता था। यहां पर सर्वाधिक मात्रा में जो किसान थे उनकी एक जाति थी जिसे बोलते हैं धाकड़। क्या बोलते हैं? धाकड़। नाम में ही खौफ है। कुछ नाम तो क्या होते हैं, नाम ही ऐसे होते हैं जिनके अंदर नाम के अंदर ही खौफ होता है। जैसे धाकड़, बोलते हुए लगता है ना क्या तगड़ा आदमी होगा। जैसे महाराणा संग्राम सिंह या फिर सांगा, नाम में ही दम है इसके। बाबर, नाम में दम है उसके। तो ये क्या है? धाकड़ जाति थी। सर्वाधिक धाकड़ जाति कहां पर थी? बिजोलिया ठिकाने में। और धाकड़, तुमसे पूछ ले सर्वाधिक धाकड़ जाति ने सर्वाधिक योगदान कौन से आंदोलन में किया है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन। बेगू में भी आएगी, लेकिन जो इसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है वो कहां है? बिजोलिया में। कहां पर? आपके बिजोलिया में। अब हम थोड़ा आगे देखें। सर यहाँ पर टैक्सेस कितने थे? तो मैंने ऊपर लिखवाया था पिछली बार, देखा हो तुमने तो, 84 प्रकार की लाग बाग, मैंने इस नाम को भी लिखाया था। तो प्रश्न क्या बनता है कि निम्न में से वह ठिकाना जहां पर, वह किसान आंदोलन जहां पर 84 प्रकार की लाग बाग हुआ करती थी, तो कौन सा है वो? बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। तुमसे पूछ ले उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो महाराणा थे फतेह सिंह जी। कौन थे? फतेह सिंह। तुमसे पूछ ले भाई कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो इसके चरण थे कितने? 3 चरण। तो इतना लंबा है, तो इतना लंबा तो कोई एक आदमी इसका नेतृत्व तो कर नहीं सकता। तो इसके चरण कितने हैं? 3 चरण। कितने? 3 चरण। जो मेन मेन 3 लीडर आएंगे उनके आधार पर 3 चरण बना दिए गए। कितने चरण इसके? 3 चरण। एक बार आपस देख लेते कितनी बात लिखी अपन ने। बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया कहाँ था? मेवाड़ रियासत का। और वर्तमान में कहा है? तो भीलवाड़ा में। बिजोलिया जो जागीर है वो किसको दी गई थी? तो अशोक परमार को दी गई। कहां का था ये? जगनेर उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का था। किसने दी? तो महाराणा संग्राम सिंह ने। क्यों दी? तो खानवा युद्ध में सहायता की, इसलिए इसको जागीर दे दी। अब तुमसे प्रश्न पूछ ले कि भाई वह बंदा या वह व्यक्ति या वह शासक जिसने बिजोलिया ठिकाने का निर्माण किया या फिर संस्थापक कौन है? तो कौन है वो? अशोक परमार। तुम वहां पर संग्राम सिंह नहीं लिखोगे, संग्राम से मत करना। कौन है वो? अशोक परमार। कौन है? अशोक परमार। फिर देखा हमने कब प्रारंभ हुआ? 1897 में प्रारंभ हुआ और 1941 तक चला। कितना टाइम चला? तो 3 तो यहाँ 41, 3 41, 44 वर्ष। कितने वर्ष? 44 वर्ष तक। इसलिए क्या बोल दिया इसको? सर्वाधिक जो लंबा पीरियड था वो किसका था? इसी का था। लेकिन सबसे लंबा होने के बावजूद भी अहिंसात्मक था। कैसा था ये? अहिंसात्मक किसान आंदोलन हुआ करता था। फिर तुमसे पूछ ले यहाँ पर सर्वाधिक जाति कौन सी थी? तो धाकड़ थी। तुमसे पूछ ले मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना जहां पर किसान आंदोलन हुआ तो कौन सा था? वो बिजोलिया किसान आंदोलन था। क्लियर है? आगे चलते हैं थोड़ा। तो अब हम आते हैं इनके चरणों पे। किस पे आते हैं? चरणों पे। तो देखते हैं, एक एक चरण को पढ़ते हैं, एक एक चरण को पढ़ते हैं। तो देखो, चरण नंबर फर्स्ट, प्रथम चरण। एक बार डेट्स लिख देते होंगी। द्वितीय चरण और तृतीय चरण। अब होता क्या है, बहुत सारे बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सर फर्स्ट चरण कब था, सेकंड चरण कब था, थर्ड चरण कब था, इनकी डेट्स याद नहीं होती। अरे डेट्स याद करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना। डेट्स याद करने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। सोचो शुरुआत कब हो रही है इसकी? सर शुरुआत तो हो रही है 1897 में। ठीक है, फिर आ जाओ आगे। एंड कब हो रहा है इसका? सर एंड हो रहा है 1941 में। कब हो रहा है?
1941 में। दो डेट्स तो आपको पता है। अब आती है बीच की डेट्स। बीच की डेट्स में कुछ नहीं करना है आपको। 1897 में शुरू हुआ, 1915 तक चलेगा। कब तक चलेगा? 1915। और 1915 में शुरू होगा जो 23 तक चलेगा, और 23 में शुरू होगा जो 41 तक चलेगा। कितनी आसान डेट है? 97 से 15, 15 से 23 और 23 से 41। डेट्स याद हुई? एक बार बोल दो डेट्स याद हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो पहला चरण 1897 में शुरू हुआ, 15 तक चलेगा। मैं पहले कह रहा हूं डेट याद करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। शुरुआत की डेट तो याद है ना, 97 में प्रारंभ हुआ है। अंत कब हुआ इसका? 1941 में। अब तो दो ही डेट याद करनी है केवल। कितनी करनी है? दो ही तो याद करनी है। एक तो कौन सी है? 1915 और एक 1923। आपका पूरा खत्म काम। बहुत बार प्रश्न आता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण कब से कब तक चला, तो याद रखना कब से कब तक है वो। प्रथम चरण 97 में शुरू होगा। कब शुरू होगा? 97 में। और कब तक चलेगा? 15 तक चलेगा। द्वितीय चरण 15 से 23 तक चलेगा, और तृतीय चरण 23 से 41 तक चलेगा। तो ये था इनकी डेट्स के बारे में। अब अपन एक एक चरण को उठाते हैं। चरण नंबर फर्स्ट, प्रथम चरण। अब फटाफट डेट बता दो मुझे, कब से कब तक करें? 1897 से 1915। शाबाश, ईस्वी। अब हम आगे बढ़े। तो प्रथम चरण है मतलब शुरुआत होने वाली। अब शुरुआत कैसे होगी, कहां जाएंगे, कहां मीटिंग करेंगे, और क्या क्या होगा? तो याद रखना, एक गांव का नाम गिरधारीपुरा, और एक बंदे का नाम याद रखना, गंगाराम। दो बातें, गिरधारीपुरा और गंगाराम। अब इनका संबंध क्या है समझना। हुआ क्या है, गिरधारीपुरा में गंगाराम जो था, कौन है? गंगाराम के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इसके फादर्स की डेथ हो चुकी है। इसके पिता की मृत्यु हो गई है, और मृत्यु भोज पर गए थे। मृत्यु भोज पर गए थे। कौन गए थे? तो उस बंदे का नाम याद रखना, साधु सीताराम दास। और अगर कोई संबंध रखता है धाकड़ फैमिली से या फिर धाकड़ों से, तो उनको पता होगा कि धाकड़ जो जाती है वो एक तरह से पटेल जाती है, मतलब बैठ जाते हैं और पिटलाइयां करना शुरू कर देते हैं। तो हुआ यहां पर भी ऐसा ही है कि भाई गिरधारीपुरा में गंगाराम जी के पिताजी के मृत्यु भोज पर गए हुए थे साधु सीताराम दास। वो सबके साथ बैठे बातें करना शुरू कर दिए। तो बातें करना शुरू किए तो उनमें से किसी ने बात निकाल दी। क्या बात निकाली? कि यार हमारे ऊपर कितने टैक्सेस है, कितने कर है हमारे ऊपर, इतने सारे करों में हम दबे हुए हैं। भाई जी, साधु सीताराम दास बहुत तगड़ो आदमी है। आप सोचो, सोचो थोड़ा सा दिमाग में। साधु सीताराम दास एक साधु है, पंडित जी एक तरह से। अब इसने क्या किया, वहां पर बैठे बैठे प्लानिंग कराना शुरू कर दी कि भाई इतने सारे टैक्स हैं, कोई ना कोई तो संभालेगा, तब ना भाई कोई नहीं संभालेगा तो क्या होगा। इसने यहीं पर प्लानिंग करना शुरू कर दिया। किसने? साधु सीताराम दास ने। तो सबने कहा कि साधु जी आप, सीताराम जी आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा कौन बंदा है जो किसके पास जाए? महाराणा के पास जाए, क्योंकि निर्णय तो वहीं से होगा कि क्या सारे कर महाराणा ने लगा रखे या नहीं। कोई ऐसा कर तो नहीं है जो महाराणा ने लगाया ही ना हो और हमारे ऊपर लग रहा हो, ऐसे दब रहा हो। तो बोले कि यार तो समस्या हो गई। अब कौन इतना बहादुर आदमी है जो जाएगा? तो दो आदमी दिखे सीताराम जी को। एक का नाम था नानजी, नाम था नानजी, और एक का नाम था ठाकरी। दोनों क्या थे? पटेल थे। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। तो इन पटेलों को ऊपर चढ़ाया गया। पटेलों ने क्यों? पटेल जी तो पटेल तो हो, गांव का पटेल हो, गांव में समस्या है, थाने निपटारो करना पड़ेगा। तो बोले हाँ पटेल तो हाँ, चोरी छाती कर बोल दियो, पटेल तो हाँ। बोलो कई काम है? बोले काम कई को नहीं, सिंपल जो काम है आपने जानो की कहने गए महाराणा। अब महाराणा कौन थे भाई? तो बताया था मैंने अभी, फतेह सिंह। कौन थे रे? फतेह सिंह। फतेह सिंह जी ने कहा जानो, और फतेह सिंह जी ने एक बात पूछनी कि महाराणा जी जो बिजोलिया में 84 प्रकार का टैक्स लगा रखा, ये आपकी अनुमति में है या कोनी? और है तो यानी कम करो मालिक, 84 प्रकार का टैक्स गणा हुआ है। तब लोगों ने कहा कि चलो ठीक है हम चलते। तो नानजी और ठाकरे पटेल कहां पहुंचे? फतेह सिंह जी के पास।
एक बार तो दुआ की पीपड़ी बोल गई। अरे एग्जाम्पल समझना, जैसे मान लो मोदी जी है, तुम कोई कंप्लेन लेके मोदी जी के पास चले जाओ, तो एक बार तो डर लगता है ना, यार मोदी है, सुनो, प्रधानमंत्री देश को। अरे उस समय देश का प्रधानमंत्री अभी है वो, तो उस समय एक रियासत का प्रधानमंत्री या फिर रियासत का राजा कौन है, मालिक कौन है, महाराणा फतेह सिंह। मालिक के पास कैसे जाए? लेकिन फिर भी गाटी छाती कर, एक बार तो बड़ी दर पे आ, लेकिन गाटी छाती कर पहुंच गया कटे महाराणा फतेह सिंह जी। फतेह सिंह जी जब पहुंचा, और फतेह सिंह जी ने क्यों कि भाई फतेह सिंह जी बोले हाँ मैं कटवाया बिजोलिया में, कटवाया मैं बिजोलिया। बोले कई हो बिजोलिया में आया, तो बोले बिजोलिया में मैं आया हाँ, और बिजोलिया में टैक्स है, कर है, वह 84 प्रकार का है। कितना है? 84 प्रकार का। कहीं ये आपकी अनुमति में है कहीं, या फिर अगर है भी तो यार मालिक कम करो। अब मान लो तुम मोदी जी के पास जाओ कोई कंप्लेन लेके, क्या मोदी जी डायरेक्ट एक्शन लेंगे? नहीं लेंगे कभी। वो क्या करेंगे? अपना एक आदमी बेचेंगे कि वास्तव में चेक करो क्या जो बंदा बोल रहा है सही बोल रहा है या गलत। कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई हम एक्शन ले ले और पता चले तो बात ही गलत थी, जब बात में सच्चाई पूर्णतया नहीं थी। तो फतेह सिंह जी वापस अपने एक आदमी को भेजते हैं, किसके पास? इनके साथ में, जिसका नाम था हामिद हुसैन। क्या नाम था? हामिद हुसैन। नाम याद रखना, आ जाता है कभी कभी प्रश्न। हामिद हुसैन। हामिद हुसैन को भेजा कि भाई आप जाओ और चेक करके आओ कि भाई क्या समस्या और क्या नहीं। और वहां के जो सामंत थे उससे बात करके आना कि भाई आप इतने प्रकार के कर क्यों लगा रहे हो इनके ऊपर, जब आपको पता है कि भाई यहाँ पर उपज इतनी अच्छी नहीं हो रही है, तो आप इन पे फालतू में कर क्यों थोप रहे हो। और उसमें वहां का किस्मत देखो इनकी खराब है बहुत, क्योंकि उस समय वहां का जो सामंत था वो था कृष्ण सिंह। कौन था? कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह को लगा सड़ा है, तो कंप्लेन कर दी अपनी। अब कंप्लेन कर दी, अब क्या करे? तो कृष्ण सिंह ने कहा कि चलो वो तो कर ठीक थे, लेकिन तुमने मेरी कंप्लेन की तो सड़ो तुम एक कर और झेलो। कौन सा कर? वो चौरी कर। चौरी कर पहले नहीं था, बाद में लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया? कृष्ण सिंह के द्वारा। और पूछ ले कब लगाया गया? तो 1903 में लगाया गया। अब लगाकर कौन सा? चौरी। और साधु सीताराम दास जी फेल। अब गई, मतलब ये बंदा चाहता था कि भलाई हो, और क्या हो गया? नुकसान हो गया ऊपर से। तो अब लगभग लगभग 2 साल निकल गए, 1903 से 1905 आ गया। अभी तक इस 2 साल के बीच में पूरे बिजोलिया जो ठिकाना था उसके अंदर एक भी शादी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि चौरी कर था। आप चौरी बनाओगे तो उसके ऊपर आपको कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा आपको टैक्स। तो लोगों ने कहा कि भाई हम शादियां ही नहीं कर रहे अपने बेटे बेटे। लगभग 2 साल तक शादियां हुई नहीं। और उड़ती उड़ती खबर किसके पास पहुंची? कृष्ण सिंह के पास पहुंची। और फिर ये पहुंचती कहां पहुंची? फतेह सिंह के पास। और लगभग 1905 में इसको समाप्त कर दिया गया। अब प्रश्न बनता है कि चौरी कर किसने लगाया? तो नाम है बंदे का कृष्ण सिंह। कब लगाया? तो 1903 में लगाया। और कब हटाया? तो 1905 में हटा दिया। कब हटाया? 1905 में। 1905 में हटाया। अब आएगा नया सामंतिक। यहां तक थी छोटी सी कहानी। पहले सुन लो वापस क्या है। प्रथम चरण शुरू कब होगा? जब किसान आंदोलन प्रारंभ होगा 1897 में। कब तक चलेगा? 1915 तक चलेगा। कब तक चलेगा? 1915। कितने साल हो गए? 15 और 3 18 साल। कितने वर्ष हो गए? 18 वर्ष अकेला आंदोलन चलेगा, प्रथम चरण केवल इसका। नेतृत्व किसने किया? तो साधु सीताराम दास ने। कहा मिले? गिरधारीपुरा में। क्यों मिले? गंगा राम जी के पिताजी के मृत्यु भोज पर मिले थे। किसको महाराणा के पास भेजा? दो पटेल। कौन कौन से पटेल? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, दोनों को भेजा। फिर महाराणा ने किसको भेजा? तो हामिद हुसैन। किसको भेजा? हामिद हुसैन को चेक करने के लिए। आया हुआ प्रश्न एक बार। हाँ, महाराणा फतेह सिंह ने इस कर को चेक या फिर आंदोलन के विषय को चेक करने के लिए किसको भेजा था? तो हामिद हुसैन को भेजा। हामिद हुसैन को भेजा। हामिद हुसैन ने किसको डांट लगाई? कृष्ण सिंह को। कृष्ण सिंह भड़का और बोला कि ले एक कर और ले। और कौन सा कर ऐड कर दिया गया? चौमरी कर। कब किया गया? 1903 में। और कब तक रहा? 1905 में। अब 5 में खत्म हुआ। जैसे कर खत्म हुआ और आदमी भी खत्म। जैसे ही कर खत्म हुआ और आदमी भी खत्म। आदमी खत्म क्यों हुआ?
चलो, तो कर लगाया, कर हटा दिया। अब आता है बंदा नया, अब आ गया सामंत भी चेंज। क्या चेंज हो गया? सामंत चेंज हो गया। पहले सामंत कौन था? कृष्ण सिंह। फिर कौन आएगा? पृथ्वी सिंह। ध्यान रखना, पहले कौन था? कृष्ण सिंह, और फिर कौन आ गया? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह सामंत बनते ही 1906 में एक कर और ऐड कर दिया, इसका नाम था तलवार बंधाई। कौन सा था? तलवार बंधाई। अब हमसे पूछ ले कि तलवार बंधाई कर किसके द्वारा ऐड किया गया, तो पृथ्वी सिंह। कब किया गया? तो याद रखना आपको 1906 में किया गया। अब लेकिन जैसे ही महाराणा को ये बात पता चली, तो महाराणा ने कहा कि भाई तू भी सामंत बनने के लायक नहीं, तू भी क्या नहीं है? सामंत बनने के लायक नहीं है। तो फिर एक नए बंदे को सामंत बनाया गया, जिसका नाम था अमर सिंह राणावत। इसको बनाया गया अमर सिंह राणावत। किसको बनाया? अमर सिंह राणावत को। छोटी सी बात है। प्रश्न कहां से बनेगा? प्रश्न ये नहीं बनेगा, प्रश्न बनेगा आपका यहां से। सामंत किसको चेंज किया गया? पृथ्वी सिंह को। और यहां से भी ना बना तो प्रश्न बनेगा आपसे कि तलवार बंधाई कर किसके द्वारा लगाया गया, तो पृथ्वी सिंह द्वारा लगाया गया। और कब लगाया गया? तो याद रखना 1906 में लगाया गया। ठीक है, तो ये चलता गया प्रथम चरण। क्या चलता गया? प्रथम चरण। और लगभग 1913 के आसपास जो पड़त भूमि थी, क्या थी? 1913 के आसपास जो पड़त भूमि थी, उनको छोड़ दिया गया। और इसका जो नेतृत्व था वो साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में ये जो आंदोलन था वो चलता गया आगे। कोई काम की चीज नहीं है, काम की चीज बस इतनी सी है। अब हम आगे बढ़े कौन से चरण की ओर? सेकंड चरण। तो मुझे डेट बता दो फटाफट, फेंक के मारो डेट। 1915 से 23 ईस्वी। वहां पर नेतृत्व करने वाला कौन था? साधु सीताराम दास। और यहां पर एक नया बंदा आएगा जिसका नाम तगड़ा सा है, विजय सिंह और पथिक। बहुत तगड़ा आदमी है। क्या नाम है उसका? विजय सिंह पथिक। अब देखो, इसने वास्तव में आंदोलन को समझा है। वास्तव में इसने आंदोलन को समझा है। इसने बहुत सारे अखबारों में खबरें छपवाई। जैसे अखबार का नाम होता है मराठा अभ्युदय। क्या नाम है? मराठा अखबार था, अभ्युदय के अखबार था। उन सभी अखबारों में क्या किया? विजय सिंह पथिक ने अखबार में खबरें छपवा दी। क्या छपवा दी? खबरें, कि भाई यहां पर ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। वास्तव में इस मामले को नेशनल लेवल पर ले गए। क्यों? समझना, जब ये आंदोलन 18 साल तक चलता आया, कब से कब तक? 97 से 15 तक, तब लोगों को ज्यादा भनक नहीं थी इसके बारे में। लोगों को पता ही नहीं था। क्यों पता नहीं था? क्योंकि भाई कम्युनिकेशन तो था ही नहीं। तो कोई है नहीं कि भाई उस टाइम पर व्हाट्सएप फेसबुक था कि व्हाट्सएप पे एक बढ़िया सा स्टेटस बनायो और डाल दियो, घेर दियो कि भाई आज यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। संभव ही नहीं है। ना उसमें फेसबुक का या इंस्टाग्राम का जमाना था, ना यूट्यूब का जमाना था। आजकल तो कहीं पर छोटा सा एक्सीडेंट भी हो जाए तो लोग बाग वीडियो बना यूट्यूब पे घेर दे। लेकिन पहले ऐसा संभव नहीं था। तो पहले केवल एक ही कम्युनिकेशन का स्किल था, या फिर हमारी बात को आगे पहुंचाने का स्किल था, जिसका नाम था, क्या नाम था? अखबार। क्या नाम था? अखबार। इन अखबारों में इसने क्या की? खबरें छपवाई। एक और एकाध अखबार का नाम और है, भारत मिश्र नाम से, भारत मित्र नाम, सॉरी, भारत मित्र नाम से इन अखबारों में क्या की इन्होंने? खबरें छपवाई। खबरों से भी इतना मजा आया नहीं। हुआ क्या है? पहले कुछ नहीं कर रहे थे। कौन आया? विजय सिंह पथिक। तुमसे पूछ ले, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को का नेतृत्व कब शुरू किया? तो 1915 में। अभी बताऊंगा मैं विजय सिंह पथिक कौन है, इनका नाम भूप सिंह था, कहां के दिन सब पढ़ेंगे अपन। बस 2 लाइन और लिखते फिर इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। तो विजय सिंह पथिक ने अखबारों में खबरें तो छपवाई, लेकिन छपवाने के बाद ये रुका नहीं। इसने देखा कि भाई उस समय सबसे लीडिंग जो पार्टी थी कौन थी? केवल एक ही पार्टी हुआ करती थी जिसका अच्छा प्रभुत्व था, जिसका नाम क्या है? कांग्रेस। क्या नाम है रे? कांग्रेस। तो विजय सिंह पथिक ने सोचा कि अगर मान लो ये मैं मुद्दा कांग्रेस तक पहुंचा दूं, किसके पास पहुंचा दूं? कांग्रेस तक पहुंचा दूं, तो हो सकता है कि भाई मेरा काम हो जाए। तो उस समय देखा भाई कांग्रेस का अधिवेशन कहां है? क्या कहां है? अधिवेशन। तो उन्हें पता चला कि अधिवेशन कहां है? नागपुर में चल रहा है। कहां चल रहा है? नागपुर। तो विजय सिंह पथिक पहुंचा कहां? नागपुर। और कांग्रेस अधिवेशन में इस बात को रख दिया कि भाई 84 प्रकार की टैक्सेस वगैरह हैं, तलवार बंधाई कर लगी हुई इनके ऊपर। इतने सारे कर लगा रखे किसने? महाराणा फतेह सिंह। तो बात कहां पहुंच गई? कांग्रेस के पास पहुंच गई। कांग्रेस उस समय पूरे भारत को लीड करती थी। तो उस समय उनके पास एक अच्छा आदमी था, अच्छा एक लीडर कमांड था।
और सब कुछ उनके हाथ में था। लेकिन वास्तव में जब इस बात को यहां रखी इसने, तो वहां पर खड़े थे कौन? गांधी जी। गांधी जी भी आए। गांधी जी ने कहा कि यार वास्तव में इस बंदे में दम तो है यार। और गांधी जी ने कहा था कि बाकी सब तो कहते हैं, बाकी सब तो कहते हैं, लेकिन विजय सिंह पथिक करते भी हैं। बाकी सब तो क्या करते हैं? कहते हैं कि भाई ये कर दो, वो कर दो। कहने और करने में बहुत अंतर है। जैसे आज क्या करते हैं, आजकल का टाबर का करे, हाँ मैं काल में बढ़ूंगा, काल में 5 घंटा रोज बढ़ूंगा सर। ठीक है, कहते हैं वो रोज, करते कभी नहीं, कभी नहीं पढ़ते वो। तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना क्यों पड़ेगा? क्योंकि आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हो जहां से अगर मान लो आप हार कर निकल गए तो बहुत बदनामी होगी। कहा? ताकि आजकल का ये कि आपके ऊपर कमेंट करने वाले बहुत है, आपके ऊपर कमेंट करने वाले बहुत है। जैसे कि मान लो, अगर मान लो तुम नौकरी के लिए लग गए हो, तो चक्रव्यूह एक है जिसमें आप पूर्णतया फंस चुके हो। अगर मान लो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है तो दो ऑप्शन है, या तो सक्सेस हासिल करके निकलो या फिर ड्रॉप करके निकलो। अगर मान लो तुम्हें सक्सेस नहीं मिली, तो फिर तुम्हारे गांव के, गली के, मोहल्ले के ये लोग वही बोलेंगे, हाँ मन ध्यान ही घणो बन रही तू, आखो रात बोलता हूँ, तो लाइव क्लास ले रही हूँ आज हमारे साहब की, रिकॉर्डेड वीडियो देख रही हूँ, और करता कुछ नहीं है। आपको दिन फोन चलाते रहे, तो बस ऐसी बहाने बनाएंगे लोग, ऐसी बातें करेंगे, फिक्स है। लेकिन अगर सक्सेस हो गए तो वही लोग बोलने आएंगे कि हाँ मुझे पता था कि तू कुछ करके दिखाएगा, बाकी सब तो यहाँ कोई काम के नहीं है, लेकिन तू कर सकता था, मुझे इस बात का पता था। तो ध्यान रखना, ऐसे चक्कर में फंस चुके हो आप। तो गांधी जी भी कहते थे कि भाई बाकी सब तो क्या करते हैं, बस बोलते रहते साले, करता कौन है? केवल विजय सिंह पथिक करता है। कौन करता है? केवल विजय सिंह पथिक ही करता है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़े। तो डेट आ गई 1916। अच्छा, 1916 सेकंड चरण, नेतृत्व तो कौन कर रहा है? विजय सिंह पथिक। लेकिन ध्यान रखना, विजय सिंह पथिक ने इस समय एक बोर्ड की स्थापना की जिसका नाम था किसान पंच बोर्ड। क्या नाम था? किसान पंच बोर्ड। क्या नाम था रे? किसान पंच बोर्ड। स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने। लेकिन अध्यक्ष किसको बनाया इसने? साधु जी को। साधु जी कौन? साधु सीताराम दास। याद रखना, साधु सीताराम दास। तो प्रश्न बनता है, बहुत बार बनता है, 1916 में कौन से बोर्ड की स्थापना हुई? किसान पंच बोर्ड की स्थापना। प्रश्न बनता है, किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1916। किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? तो विजय सिंह पटेल। और इसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो साधु सीताराम दास को बनाया गया। किसको बनाया गया? साधु सीताराम दास को बनाया गया। फिर हम थोड़ा आगे चले, तो एक साल और चलते हैं आगे। कितने साल? एक साल और चलते हैं आगे। डेट 1916 17 सॉरी 1917। और एक और बोर्ड की स्थापना करेगा, ऊपर माल पंच बोर्ड। कौन सा माल है? ऊपर माल पंच बोर्ड। अब करेगा कौन रे भाई? कौन करेगा? विजय सिंह पथिक। अच्छा, दो बोर्ड है, पहला कौन सा है? किसान पंच बोर्ड। स्थापना कब है? 1916 में। किसने की? विजय सिंह पथिक ने की। किसको अध्यक्ष बनाया? साधु सीताराम दास को अध्यक्ष बनाया। दूसरा बोर्ड है ऊपर माल पंच बोर्ड। स्थापना कब हुई? 1917 में स्थापना हुई, विजय सिंह पथिक ने की। लेकिन तुमसे पूछ ले इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो याद रखना, मुन्ना मुन्ना पटेल। किसको बनाया गया? मुन्ना पटेल को बनाया गया। किसको बनाया गया? मुन्ना पटेल को। ये इसकी छोटी सी बातें, 4-5 बातें, ढंग से देख लो आपस। सेकंड चरण 15 से 23, 15 से 23 तक चला। नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथिक ने किया। इनके बारे में पढ़ते हैं आगे। फिर इन्होंने क्या किया? मराठा, अभ्युदय आदि, या फिर भारत मित्र। मैंने कहा था एक नाम क्या है? भारत मित्र नाम से अखबार थे। उन अखबार में क्या किया इन्होंने? खबरें छपवाई। अब खबरें छपवाने से भी काम नहीं बना, तो पहुंचे किसके पास? कांग्रेस पार्टी के पास। और कांग्रेस पार्टी में देखा अधिवेशन कहाँ है आसपास, तो कहा देखा? नागपुर में। और नागपुर में जाके अपनी बात रखी, और बात रखी तब गांधी जी ने कहा कि वास्तव में बाकी सब तो कहते हैं साले, लेकिन करता कौन है? तो विजय सिंह पथिक करता है। तो उसको एक नाम दिया था उन्होंने, पथिक सिपाही। क्या नाम दिया था? पथिक सिपाही। तो बोलते हैं कि पथिक सिपाही करता है, बाकी सारे तो क्या है? बातें करते हैं। फिर पथिक जी ने इस जोश में आके दो पंच बोर्ड की स्थापना कर दी, एक की 1916, एक की 17। एक तो है कौन सा? अपना किसान पंच बोर्ड, एक है ऊपर माल पंच बोर्ड। तुमने पढ़ा होगा ऊपर माल का पठार, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तुमने ऊपर माल का पठार। तो ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की।
16 में किसकी की? किसान पंच बोर्ड। 17 में किसकी की? ऊपरमाल पंच बोर्ड। 16 में किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक। 17 में ऊपरमाल की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक। लेकिन बात काम की क्या है, इसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया? साधु सीताराम दास को। जबकि इसमें किसको बनाया गया? मुन्ना पटेल को। किसको बनाया गया? मुन्ना पटेल को।